आई न्यूज के उपराम खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री विनोद मालवीय जी से, जो छिंदवाड़ा जिले की डोगर परासिया नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्योंकि वर्तमान में फिर 400 प्लस की बात चल रही है और सीरज एक बहुत बड़ी कुटे। मालवीय जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक बहुत बड़े संगठन के उपाध्यक्ष भी बने हैं। नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष कल्याण संघ है, जो अपने आप में बहुत सक्षम है। और दूसरी आपको इस बात के लिए कि बधाई, आज भारत देश की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। जो 8 पूर्व सैनिक कतर में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, आज वो भारत लौट आए हैं। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के इतिहास में आज। जी, क्या लग रहा है आपको ये 400 प्लस की लाडली बहना का जो आपने इफेक्ट डाला, उसमें तो सत्ता ले ली है आपने, तीनों राज्यों में ले ली है, अब लोकसभा में को लेकर क्या मत है आपका? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा की 400 प्लस सीट नहीं जीतेंगे। गारंटेड इस लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो आपका गणित क्या है इसका 400 प्लस लाने का? ये मोदी मोदी मैजिक बराबर है, चल रहा है? नहीं नहीं, मोदी मैजिक नहीं, मोदी जी की जो रणनीति और राजनीति है, जो उन्होंने भारत देश के लिए, भारत देश के नागरिकों के लिए और जो भारत के कानूनों में जो बदलाव किया है, जी जैसे कि हम कश्मीर का मुद्दा ले लें, या 3 तलाक का मुद्दा ले लें, या राम मंदिर का मुद्दा ले लें, जी। किसी भी मामले में आज मोदी जी भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊपर है। अच्छा, राम तो आ गए हैं, अब किसकी बारी है? अब मथुरा और काशी की बारी है। यानी शुरुआत काशी से हो चुकी है, काशी में भी कहीं ना कहीं पूजा आपने शुरू करवा दी है। अब जी अब मथुरा की बारी है। हाँ। अच्छा, एक बार बताइए, आप तो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों आपको नगर पालिका में, और क्या कितने विकास कार्य कर चुके हैं आप? क्योंकि देखे हैं, मैंने कई वीडियो देखे हैं, आप बड़े बड़े भाषण देते हैं और मोदी जी कहते हैं अब हम 18-18 घंटे काम करते हैं। देखा है आप भी कभी कभी 18 क्या 19 घंटे काम करते हो, 3 घंटे में सब सारा अपना रेस्ट होना। नहीं नहीं, ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और उसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगठन ने हमको जो जवाबदारी दिया है जी उसको बखूबी ईमानदारी के साथ हमको निभाना चाहिए। जी और कई बार हम 18 घंटे क्रॉस भी काम करते हैं, जी ताकि जो पार्टी ने या संगठन ने हमको जो जवाबदारी दिया है जी। उसको जनता के बीच में संगठन की सरकार की योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर पाए और जनता तक उसका, हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा पाए। जी। तो अभी वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं, आपको कितने योजनाएं पूर्ण कर ली हैं आपने? क्योंकि लाडली बहनों का तो आपने पैसे बराबर डलाते जा रहे हैं। वर्तमान सीएम साहब आ गए हैं मोहन यादव जी, उन्होंने बराबर की लखपति बहना बनाने की योजना शुरू कर दी है कि लखपति बनाएंगे बहनों को। बिल्कुल। अभी जैसे पूर्व में मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी और उसके बाद लाडली बहना प्रारंभ की है। ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू की थी, वही हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने उनको मोहन सुचारू रूप से यादव जी, संचालित कर रहे हैं। मोहन यादव जी है, मनमोहन नहीं। मन को मोह रहे हैं वो, हाँ, लेकिन मनमोहन। जी मोहन यादव जी जी उनको उन योजनाओं को ठीक ढंग से संचालित कर रहे हैं और वह चल रही है। और उन्हीं योजनाओं का आज मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इसका उदाहरण है कि जो योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हुई है वह पूरे देश में भी लागू होगी। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये योजनाएं चल रही है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो योजनाएं हो रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो आर्थिक आर्थिक तंगहाली से जूझ रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि अभी नगरीय निकाय की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी पूर्व में माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि फरवरी माह तक इन सब मामलों का निष्पादन हो जाएगा और इसको ठीक ढंग से नगर पालिका अपना क्रियान्वयन कर सकेगी। ये उन्होंने मुझको बोलकर, अवगत कराकर और विश्वास दिलाया था
कि जल्द ही नगर पालिका की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी। अच्छा, वर्तमान में आपने कितने प्रधानमंत्री आवास दिलवाए हैं अपने नगर में? मेरे यहाँ, मेरे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 541 लोगों का प्रधानमंत्री आवास बन चुका है और 187 लोगों का पीएम आवास का निर्माण कार्य जारी है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह आप सो रहे हो रात को 12 बजे, किसी नागरिक का फोन आता है, अध्यक्ष जी उठिए मेरी नाली साफ नहीं, उस समय कैसा लगता है आपको कि नींद खराब कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। उनका अधिकार है किसी भी समय में फोन करने का, अपनी समस्या बताने का, और मेरा कर्तव्य है उनकी समस्याओं का मैं निदान कर सकूं। जी। तो अभी तक किन किन समस्याओं का निदान किया है आपने, क्योंकि आप तो इतने एक्टिव है, एक्टिविटी दिखती है आपके चेहरे पे, शिकन नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। जी, मैं मतलब मेरे शहर की ऐसे किसी व्यक्ति की भली रात को 2 बजे फोन आए, जी। मैं वो फोन अटेंड करता हूं, और उस समय यदि समस्या का मैं निदान नहीं कर पाया तो सुबह सबसे पहले उठकर जी। उस समस्या की कर्मचारियों को निर्देश देके और पूरी तरीके से उस समस्या का निदान करता हूं। अभी मेरा जो फोकस है वो पीएम स्वनिधि में है। जी। 55,000 शहर का लोगों का मेरा शहर है। लगभग 5500 लोगों को मैंने पीएम स्वनिधि के माध्यम से 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए तक का लोन दिलवाकर उनके स्वयं का निजी काम धंधा चालू करवाया हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो आपने। तो इसे कुछ इसको युवाओं को प्रोत्साहित करने कुछ ट्रेनिंग वगैरह का वो कर रहे हैं आप, कि उन्हें प्रोत्साहन के साथ साथ भी उनके प्रशिक्षण भी दिया जाए, जो बेरोजगार अभी युवा घूम रहे हैं? जैसे पूर्व से एक योजना प्रारंभ है, सीखो कमाओ योजना। जी। इसमें युवा को, जो पढ़े लिखे हमारी युवा वर्ग हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि इसमें अपना पंजीयन कराएं, और जी। इस माध्यम से जो बेरोजगार हैं यहां से अपना रोजगार कम से कम प्रारंभ कर सकते हैं। और जी। अभी जैसे कि विश्वकर्मा योजना चालू हुई है, जी। उसमें भी हमने ऑनलाइन आवेदन कराना चालू कर दिए हैं, ताकि जो जो अपना निजी काम धंधा करते हैं उनको उस काम में बढ़ावा मिले और आर्थिक रूप से मदद मिले। तो आप इसमें क्या ट्रिक अपनाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी करवाते हैं या कोई सर्वे वगैरह करवाते हैं? नहीं, सर्वे तो हमारा मोहर्री के माध्यम से चालू रहता है, लेकिन मैं खुद वार्ड वाइज जाकर लोगों से आमने सामने बात करके अवगत होता हूं, और उनकी समस्या सुनकर उनको सजेस्ट करता हूं कि इन सब योजनाओं के माध्यम से आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो नगर में आप अच्छा, पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे की थी आपने, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की आपने? मैं एक्चुअल में बहुत साधारण परिवार से हूं, जी। और लगभग मतलब 94 में मेरे पिताजी नहीं रहे थे। तब से अपने परिवार और अपना जीवन स्वयं पर निर्भर होकर कर रहा हूं। जी। मैं स्वयं के काम धंधे से अपना परिवार और अपना जीवन निर्भर करता था। 2004 में मैंने पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा था। उसके हाँ बाद से जी। मैं राजनीति में आया हूं, जी। और फिर लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बातों को लेकर नगर पालिका जाता था, एसडीएम कार्यालय जाता था, तहसील कार्यालय जाता था, जी। और लगे तो कलेक्टर कार्यालय भी जाता था, जी। और लोगों की समस्याओं के लिए जूझता था, लड़ता था, उनकी समस्याओं का समाधान करवाता था। इस माध्यम से मैं राजनीति में आया। नहीं, कहीं ना कहीं आपने किसी प्रॉब्लम को फेस किया होगा होगा तभी तो आपने डिसाइड किया कि आप बोलेंगे लोगों की समस्याओं का निदान करवाएंगे। जब आप तभी तो आप पॉलिटिक्स में आके जनप्रतिनिधि बने और आज भी बराबर सक्रिय हैं। मैं एक्चुअल जहां मैं रहता हूं जी। वो एक बहुत छोटी कॉलोनी है, और एक दो परिवारों में इस टाइप की समस्या होती थी जी। कि मैं समझ नहीं पाता था कि इसको कैसे, मतलब पारिवारिक समस्या बड़ी विहंगम समस्या रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार में कोई गलत व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता है, और पूरे उस मुखिया के कारण पूरा परिवार परेशान होता था। जी। तो उसको लेके मैं अपने स्थानीय थाना थाना क्षेत्र से लेकर एसपी तक गया। जी। तब से मेरे को लगा, उस बीच में मेरी एक स्थानीय नेता से बातचीत हुई, तो मेरे को लगा कि
कोई नेता इन समस्याओं का हल कर सकता है तो क्यों ना इस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ के लोगों की मदद करके जी। और जनहित के कार्यों में अपना योगदान देना वेरी चाहिए। गुड, इस बहुत हिसाब से मैं राजनीति में आया। सक्रिय। फिर सबसे पहले आपने पहला पायदान चढ़ा, पार्षद बने। हाँ हाँ। अब 2028 में क्या समझे हम? नहीं ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछे। लेकिन मैं जब से पार्षद का चुनाव लड़ा था 2004 में, जी। और मैं चुनाव हार गया था, और नगर जी। पालिका अध्यक्ष हमारे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, जी। जिन्होंने हमको स्टैंड किया, जी। राजनीति में लाया है। जी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं एक बार अपनी राजनीतिक लाइफ में जी। नगर पालिका अध्यक्ष बन के और ये सब करूं। नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष तो आप बन गए हैं, और प्रभु ने चाहा तो दोबारा होंगे। और वही तो मैं कह रहा हूँ, 2028 में क्या है? 2028 में मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बने मध्य प्रदेश में और देश में। और मैं अपने नगर पालिका, नगर परिषद कल्याण संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे वर्तमान में इस संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मैं सदैव इन मध्य प्रदेश संघ नगर पालिका अध्यक्ष संघ का आभारी रहूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं यही जी सिर्फ पूछना धन्यवाद। चाह रहा था कि आप नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, तो 2028 में हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे आगे जाके। नहीं, एक्चुअल में मेरे यहाँ सीट जो रिजर्व है? रिजर्व सीट है विधानसभा की, जी। तो मैं, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा पद है। जी। मैं लेकिन इसमें संतुष्ट हूँ कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। नहीं, वो तो आपके फेस से दिख रहा है कि आपके शिकन नहीं है, और आपकी संतुष्टि जो है वो नहीं है, जो रहती है एकदम एक बड़ा हड़बड़ाहट टाइप की बोलते हैं जिसे। जी तो जी। आप तो आपने क्या मिशन बना रखा है? अपने नगर को किस स्तर तक ले जाएंगे, और क्या क्या काम अधूरे हैं जो अभी आपको करवाने हैं? मैंने अभी तक के इतिहास में 20 साल का मेरा राजनीतिक जीवन इसमें यहाँ पे मतलब नगर पालिका क्षेत्र में हो गया है। जी। मैंने जो जो कमियां देखा हूं कि एक अच्छे शहर में क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए जो अभी तक नहीं थी, जी। कुछ चीजों में मैं उनकी डीपीआर बनवा के, प्रोजेक्ट बनवा के तैयार कर लिया हूं। जैसे कि एक मैंने एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारी पुरानी नगर पालिका हुआ करती थी, वो उसका मैंने आज टेंडर भी लगा दिया हूं। जी। मेरे को शहर में बड़े बड़े 3-4 ऐसे कॉम्प्लेक्स चाहिए जो मेरे को बनवाना भी है, क्योंकि हमारा छोटा शहर है, जी। जगह नहीं है। और जगह डब्ल्यू सेल मतलब कोल माइंस एरिया हमारा, जी। बिल्कुल। तो उसकी जगह ज्यादा है, राजस्व की भूमि कम है। जी। तो शहर बड़ा कंजेस्टेड है हमारा। जी। तो जो पूरे मार्केट को कॉम्प्लेक्सों के माध्यम से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के माध्यम से मेरे को शिफ्ट करना है कि एक कॉम्प्लेक्स में यदि कोई शहर के हमारे गणमान्य नागरिक माताएं बहनें पहुंचे, तो उनको एक ही कॉम्प्लेक्स में सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएं कि हमको क्या क्या खरीदना है। ये नहीं। मेरा उद्देश्य है। दूसरा दूसरा ये है कि मैं चाहता हूं कि शहर पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ सुथरा रहे, जिसमें शहर की नागरिकों की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि उसमें कैसे हम शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने में जी। प्रयास करें। नहीं, तो आप तो एक तीर से तीन शिकार करना चाह रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स ही बनवाएंगे, नगर पालिका को सक्षम भी बनाएंगे, यानी सुदृढ़ बन सके नगर पालिका, परमानेंट आय हो जाए उसकी, और सारे लोग भी कलेक्ट हो जाएंगे, आपसे भी कनेक्ट रहेंगे, एक जगह में सब मिल जाएगा। बहुत जी, अच्छी सोच है आपकी। एक्चुअली ये अभी लगभग 4 महीने से जो परिस्थितियां हमारी नगर पालिका की बनी है जी। कि हम कर्मचारी को उनकी सैलरी भी नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो जब हम खुद के सोर्स उपलब्ध कर लेंगे कि जिससे जी। नगर पालिका को खुद की आय हो, जी। तो भले ही गवर्नमेंट की परिस्थिति कभी ऊपर नीचे रहे, तो हम कम से कम जो नगर पालिका कर्मचारी उनका भुगतान तो ठीक ढंग से कर सके। जी। जी। अच्छा, कितने कर्मचारी होंगे नगर पालिका में आपके? मेरे नगर पालिका में लगभग 547 कर्मचारी है। 547 है, काफी है फिर तो। हाँ बहुत है। तो ये आपने ये तो डेवलपमेंट का बना रखा है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के चल रहा है, छात्राओं के हित में क्या कर रहे हैं आप, खास करके माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की लाडली भांजियां? हम्म।
अभी जैसे कि कल माननीय पंडित हमारे प्रेरणा स्रोत पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी। जी तो जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था। कल हमने लगभग 155 लाडली लक्ष्मियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए 155 चेक हम्म वितरण किए हैं। जो जी 18 साल की आयु को 1,18,000 रुपए मिलेंगे। जी तो कहीं ना कहीं इनसे हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सक्षम और सुदृढ़ बनेगी। जी। मान लिया जाए आपको 10 मिनट के लिए उच्च पद दे दिया जाए तो क्या सोचेंगे आप, क्या क्या कुछ करना चाहेंगे वह जो भारत का उच्चतम पद है, जी। क्या रहेगी मैं आपकी ये? जैसे कि आज मैं 15 महीने से नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। नहीं, मैं भारत उच्च पद की मेरे बात, को मैं उच्च पद की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सर्वोच्च पद दे दिया जाए आपको पीएम का, 10 मिनट, इस दौरान आप क्या फटाफट क्या मैं कर लेंगे? मैं अपने जो कभी का जो कार्यकाल है उसी के हिसाब से मैं आपको जवाब देना चाहता था नहीं, अभी कि सीएम मैं तो है 15 ना महीने आप। से नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ। नहीं, सीएम तो है ना अभी आप। हाँ, छोटे से शहर का। अरे तो इससे क्या मतलब, सीएम बता, चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, सीएम ही बोलते जी हैं। जी जी जी। तो मैं छोटे से शहर का भी मेरे को जवाबदारी है। सपोज कभी महाकालेश्वर की कृपा से और ईश्वर की देन से जी मैं किसी ऐसे पद में पहुंचा तो मैं आज मेरे छोटे शहर नगर में मेरे को करप्शन पसंद नहीं है। जी तो यदि कभी ईश्वर ने मेरे को ऐसा अवसर प्रदान किया तो मैं सबसे पहले जी। करप्शन और करप्शन करने वालों पर कार्रवाई करके इस करप्शन को कम से कम खत्म करने का प्रयास तो करूंगा। पूरा का पूरा करेंगे आप? हाँ, 100, जितना मेरे से हो सके उतना तो करूंगा। नहीं, एक मिनट, एक मुद्दा और है, इस पे कुछ एक्शन लेंगे आप उच्च पद पे जाने के बाद? ये जितने भी चुनाव हैं, ये जितने भी, मैं हाँ, तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के सारे डायरेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नहीं, लेकिन इसमें यह है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का चुनाव डायरेक्ट हो तो उसमें एमएलए और एमपी। जी हाँ, एमएलए और एमपी तो चुनाव लड़ेंगे ही। जी नहीं, वो लड़ेंगे ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लड़ना चाहिए। हाँ। बाकी ये जो बार हम्म। बार कैप्चरिंग करने की, विधायक हो रहे हैं, कई पार्षद यहाँ वहां जा रहे हैं, उनको भगा के ले जा रहे हैं, ये तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम फेस होती है ना, इनसे तो जनता वो रिलैक्स होकर काम भी करवा जा पाएंगे। हाँ, बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है। जी लेकिन मेरा मानना भी है कि डायरेक्ट चुनाव तो होना चाहिए। जी। बीजेपी बहुत अच्छा मिशन लेके आई है। आप क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं? हाँ, 100%। आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भारत देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचे और हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो। जी। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष राज्य हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है, बताइए आप? ये अपने संविधान में बदलाव करना पड़ेगा फिर। पूर्व जो संविधान पूर्व से जो संविधान हमारे यहाँ बना हुआ है उसमें संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत ज्यादा ये हो सकता है। क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धर्म निरपेक्ष तो इसको बना दिया गया था क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। जी लेकिन अब उस मामले में अपने कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या थी हम नहीं जानते। लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत होना चाहिए। आज की परिस्थिति के अनुसार। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए आप, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि लाडली लक्ष्मी का इफेक्ट पड़ा और वोट पड़े धप धप डांट देगा, जीत पटवारी करे। दूसरी ओर कहती है सारा के लिए, दिग्विजय सिंह कहते हैं ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल है। तो चक्कर क्या है? ईवीएम ईवीएम का कोई चक्कर नहीं। जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है ठीकरा ईवीएम में फोड़ती है। ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाएं थी जी जो आम लोगों ने खुद से आकर
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया और अभूतपूर्व मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में सफलता मिली जी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण ही ये सफलता मिली है। जी। और पाकिस्तान में देखिए अभी तक क्या स्थिति है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। वहां भारत में ब्लेम लगाते हैं, वहां जाके ब्लेम नहीं लगा रहे, साक्षात क्लियर का धांधली दिख रही है वहां तो। 3 दिन हो गए हैं आज। देखिए, ये जो आपने बताया ना कि ये धर्मनिरपेक्ष है करके, जी इसी चक्कर में कुछ लोग अनर्गल आरोप प्रत्यारोप और बातचीत करते हैं। जी ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है कि कभी? जी ये तो जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ एक कांग्रेस के नेता इस टाइप की बात करते हैं। ये तो ईवीएम से चुनाव होना मतलब साफ सुथरा चुनाव होना कि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव होता है। ईवीएम में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन वो तेलंगाना के मामले में नहीं कहते हैं, कर्नाटक के मामले में नहीं कहते हैं कि ईवीएम खराब थी। पश्चिम बंगाल के मामले में नहीं कहते ईवीएम खराब थी, दिल्ली के मामले में नहीं कहते ईवीएम जहां खराब थी। बताइए। हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो वहां हाँ उनको ईवीएम ठीक लगती है, और जी जहां भारतीय जनता पार्टी जीती कि उनको ईवीएम में खराबी लगने लगती है। जी। नहीं, सवाल वही है ना कि आखिर, लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन आपने, हम्म। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस देश में खलनायक नहीं होंगे, जिस देश में खलनायक नहीं होंगे, तो जी। वहां की शक्ति जो है वो शून्य हो जाएगी। हम्म। जब विपक्ष नहीं मैं होगा इसमें एक तो यहाँ। बात जी मैं इसमें एक बात कहना है आप चाह रहा था आपसे जी कि आज आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चावड़ जी आज कांग्रेस की सारी पदों से, कांग्रेस की सदस्यता से जी अपना इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है कि इतने जी। कांग्रेस के पुराने लीडर आज सब कुछ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बगैर किसी प्रलोभन के, बगैर किसी पद के। चर्चा तो आपके कमलनाथ की भी चल रही थी, लेकिन पता क्या हुआ, रुक क्यों गए? फोटो वोटो वायरल हुए थे, बड़ी बड़ी वो हो रही थी। उनको भी ला रहे हैं क्या? हाँ, काफी आपके तो जिले के काफी दिनों से हैं। तो काफी दिनों से चर्चा चल रही है, हाँ। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद वह भी कांग्रेस छोड़ के जल्द ही भाजपा में आ जाएंगे। नहीं तो आपने तय कर लिया है कि जो मामा जी ने तय किया था कि 29 की 29 कंठमालाएं पहनाएंगे मोदी जी को, तो बना के पहनाएंगे, 29 पूरी की 29 सीटें दे देंगे इस बार लोकसभा की। बिल्कुल यूपी सही नहीं बोल रहे छोड़े। हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कमलनाथ आए और ना आए इससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता। इस बार छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी। पक्का? तो किसको पक्का लड़वा है। रहे हैं? मामा जी को लड़वा रहे हैं क्या छिंदवाड़ा से? अरे एवरी वन कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और इस बार सांसद छिंदवाड़ा जिले से भारतीय जनता पार्टी का होगा। एवरीवन कोई भी हो तो वो तो फिर आप भी हो सकते हैं। ये अभी खैर मैं ये तो नहीं बोल सकता, इतने बड़े पद के लिए मैं अपने आप को मतलब नहीं मानता हूँ, लेकिन जो क्यों भी नहीं मानते होगा वो हो भारतीय जनता बताइए? पार्टी का। क्यों नहीं मानते हो? पहली पहली बार के जो विधायक को लेकर फोटो वायरल हुआ था भजन लाल शर्मा का कि बस से चले जा रहे हैं टंगे हुए, पहली बार विधायक ने मुख्यमंत्री बना दिया। बताओ, आप कह रहे हैं पद की नहीं मानते? नहीं नहीं, ठीक है। जो भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी वो 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनकर हम मोदी जी को भेंट करेंगे यहाँ छिंदवाड़ा जिले से इस बार। यानी आपने कसम खा ली है विपक्ष को नेस्त नाबूद करना है पूरा इस बार? वैसे भी हिंदुस्तान में कहीं मतलब पूरे भारत में कहीं विपक्ष बचा नहीं है, तो अब विपक्ष का कोई मामला रहा नहीं। बिहार का देख ले, तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 3 विधायक गायब थे उनके, नीतीश कुमार के उसमें उनने सपोर्ट में कर दिया मतदान आज। अब आप नीतीश नीतीश जी को देख लो, बिहार के मुख्यमंत्री जी को। वो एंड टाइम में मतलब सब कुछ छोड़ के भाजपा में ही आए। जी फिर से उन्होंने भाजपा में आने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। जी तो इससे पूरे देश की स्थिति पता लगती कि आज पूरे भारत देश को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है जी। और किसी में नहीं है, और माननीय मोदी जी में विश्वास है।
तो अटल की वो बात उन्होंने कहा था, जब आज हमारे पास एक वोट की कमी है 13 दिन, लेकिन एक दिन आएगा कि विपक्ष नेता विपक्ष विहीन हो जाएगा। वो इस बिल्कुल सही बात है। अटल जी की बात आज सत्य होते नजर आ रही है वो बात। सब तो होते क्या है, 80% तो हो ही गई है ना। बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चुनाव में मेन मिशन क्या रहेगा? आपके सारे मुद्दे तो पूरे हो गए हैं। मेन नहीं, मिशन अभी है क्या बहुत अभी? बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी। यानी बहुत सफाई अभी भारत देश के अंदर बहुत सारी सफाई होना है अभी। बहुत गंदगी बहुत है। सफाई होना है। जो कांग्रेस के अंधे शासन काल में जी जो भारत देश के साथ अन्याय हुआ है, जी। उन सब को न्याय के रूप में बदलना है। और राम राज, लाना है। राम राज और हिंदू राष्ट्र घोषित, मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और राम राज आना चाहिए। राम राज आएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो श्वेत पत्र लाए तो थे आप अभी संसद में, हाँ, तो लोकसभा में लाए लाए थे आप श्वेत पत्र लाए थे, तो उनने ब्लैक ब्लैक पेपर लाए थे, तो उनने मोदी जी ने बोल दिया है कि काला टीका जरूरी है, नजर ना लगे जिससे। राज्यसभा में कुछ बहुमत कम होने के कारण कुछ चीजें दिक्कत में आ रही हैं। अभी राज्यसभा में बहुमत पूर्ण रूप से हो जाएगा, उसके बाद इन सब संशोधनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और जो भारत और भारत की सरकार और माननीय मोदी जी चाहते हैं वो जल्द ही पूर्ण होगा। अच्छा, अध्यक्षों के हित के लिए क्या काम करेंगे? आप तो एक वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, उपाध्यक्ष हैं। मैं नगर पालिका नगर परिषद कल्याण संघ अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं संगठन के लिए कुछ कर सकूं। मैं अपने हर संभव प्रयास से, हर अपनी क्षमता के किसी भी रूप से संगठन के लिए हर समय प्रयासरत रहूंगा, और पूर्णतः संगठन के हित में जो जो हो सके वह सब करूंगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे खास करके अपनी डोगर परासिया की जनता के लिए, कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए नगर के हित में बराबर से काम करे, बराबर से साफ सफाई रखे? अभी हमारे यहाँ क्या होता है, परासिया नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जी तो अभी हमारी 18 करोड़ 86 लाख रुपए की अमृत 2 योजना स्वीकृत हुई है। जी जो पूर्व से भारतीय जनता पार्टी ने एक मंधान डैम का निर्माण किया था, वहां से हमको पाइपलाइन लाके शहर में पानी लाना है। जी। ये हमारी बड़ी विकराल समस्या है कि आज तक के इतिहास काल में कोई भी अध्यक्ष या कोई भी परिषद परासिया की जनता को शुद्ध एवं साफ पानी नहीं दे पाई। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए तो परासिया की जनता को शुद्ध पानी दे पाना है। ये उपलब्धि तो ये आपके हमारे लिए नाम लिखना, ये उपलब्धि तो आपके नाम लिखना थी ना, तो दूसरा कौन आता कोई? ये सब ईश्वर की कृपा होती है कि कौन सी जी उपलब्धि किसको कहाँ मिलना है। जी। तो ये कब तक हो जाएगी योजना को अप्रूव? कब तक हो जाएगा ये काम? इसके टेंडर लग चुके हैं, 15 दिन के अंदर टेंडर खुल जाएंगे। और मतलब इसी ये गर्मी के बाद से ही चुनाव पानी शुद्ध पेयजल मिलना चालू हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब इतना फास्ट? हाँ, लेकिन मैं अपने आप को लेट मानता हूं फिर भी। लेकिन बीजेपी का काम तो फास्ट ही, और आप तो चूंकि बीजेपी फास्ट फास्ट ही चलोगे। ठीक है। मैं 98 से भाजपा काम करता हूँ। जी जी। ठीक है मालवीय जी, आप मुस्कुराते रहिए। वो 10 मिनट जो आपको मिले थे, जो आपके चेहरे की मुस्कान थी, वो देखने लायक थी, और आप बार बार घूम रहे थे, शायद इसीलिए वो मोबाइल रोटेट हो रहा था। ये थे विनोद मालवीय जी। सीधा सीधा कहना, साम्राज्य लाना है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है? पाकिस्तान दे दिया है, क्यों भारत को परेशान कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनेगा। मिलते रहिए हाई न्यूज पर बिल्कुल कार्यक्रम में। धन्यवाद मालवीय जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।